एपिसोड 107 वापसी। रात के 9 बज चुके थे। कमरे में बैठी अनन्या कभी दीवार पर लगी अपनी और अरशद की तस्वीर को देख रही थी तो कभी लगेश को। उसका साध्वी की सगाई में जाने का मन तो था, लेकिन सिंघानिया परिवार के बारे में सोच कर उसे बेचैनी हो रही थी। उसे डर था, अगर सिंघानिया परिवार भी फंक्शन में शामिल हुआ तो वो उनका सामना कैसे करेगी। इसी बेचैनी के साथ उसने टाइम देखा और खुद से बोली, अरशद को वापस आने में बहुत समय लग रहा है। उसने आज मुझे मैसेज भी नहीं किया। कहीं मेरी बातों से वो नाराज तो नहीं हो गया। मैं भी ना समझदारी के चक्कर में हर बार बेकार की प्रॉब्लम मोल ले लेती हूँ। कहाँ मैं अरशद को उसकी फैमिली से मिलवाने के बारे में सोच रही थी। अरशद और एडी की कन्फ्यूजन में सब गड़बड़ हो गई। वैसे देखा जाए तो मेरा सवाल इतना भी अटपटा नहीं था। अरशद और एडी सच में बहुत कंफ्यूजिंग है और डरावना भी। अरशद कैसे अपनी फैमिली बिजनेस को तबाह कर सकता है? क्या ऐसा करते वक्त उसे अपने परिवार का ख्याल नहीं आया होगा? अनन्या ने जैसे ही अपनी बात खत्म की, उसके अंदर मन से एक आवाज आई, सिंघानिया इंडस्ट्रीज को बर्बाद करने वाला अरशद नहीं, एडी था। और उसने हताश होकर सर झुका लिया। तभी जेट भागते हुए उसके कमरे में आया। व्हाइट कम क्रीम रंग के जेट के ऊपर पीला रंग देख अनन्या की भौवें तन गई। अब इसने क्या कांड कर दिया? वह उसे ऊंची आवाज में जेट को रुकने को कहा। जेट, वहीं रुक जाओ। उसकी आवाज सुनकर जेट रुक गया। तभी 2 हाउस हेल्पर भी जेट के पीछे कमरे में आ गई। उन्हें देखते ही जेट बालकनी में भाग गया। अनन्या ने हाउस हेल्पर को देखा। जेट के पीछे भाग भाग कर उनके कपड़े पसीने से भीग चुके थे। यह देख उसने परेशानी भरे लहजे में पूछा, इस बार क्या किया? तो हाउस हेल्पर ने अनन्या को बताया, डेनियल सर ने स्पेशली शेफ से कहकर अपने लिए कढ़ी चावल बनवाया था और जेट ने सारी कढ़ी गिरा दी। यह सुनकर अनन्या का चेहरा रोने जैसा हो गया। सुबह जेट ने डेनियल की बेडशीट खराब कर दी थी, जिसके लिए डेनियल से उसे डांट पड़ी थी। सिर्फ उसकी वजह से जेट पूरे दिन खुलेआम घर के चक्कर लगाता रहता था। असल में अनन्या को बुरा लगता जब वो जेट को डॉग कॉलर में बंधा तड़पता हुआ देखती, लेकिन अब उसे लग रहा था कुछ घंटे के लिए ही सही जेट को बांध कर रखना जरूरी था। पर उससे पहले उसे डेनियल के लिए कढ़ी बनानी होगी। डेनियल को कढ़ी चावल बहुत पसंद था। अनन्या नहीं चाहती थी जेट की वजह से उसे एक ही दिन में 2 बार डांट पड़े। उसने तुरंत हाउस हेल्पर से कहा, आप जेट को ले जाइए, मैं जाकर कढ़ी बना देती हूँ। इस पर हाउस हेल्पर ने उसे रोकते हुए कहा, नहीं नहीं मैडम, आपको किचन में जाने की ज़रूरत नहीं है, शेफ अपना काम कर लेंगे। हम तो इसलिए परेशान थे क्योंकि अरशद सर के आने का समय हो गया है। अगर उन्होंने घर में इतनी गंदगी देखी तो बहुत नाराज़ होंगे। अनन्या को भी एहसास हुआ, जहाँ जहाँ जेट गया था वहाँ वहाँ कड़ी के पीली छाप पड़ गई थी, जो दिखने में बहुत ही गंदा लग रहा था। उसके पास बोलने को कुछ नहीं था। हाउस हेल्पर जेट को डॉग कॉलर में बांध कर वहाँ से ले गए। हाउस हेल्पर ने जल्द ही रूम और बाकी गंदे हिस्से को क्लीन कर दिया। इस बीच 1 घंटा बीत गया। अनन्या काफ़ी देर से बालकनी में खड़ी थी। वो वापस जाने के लिए मुड़ी कि उसे कार का हॉर्न सुनाई दिया। 2 कार विला के सामने आकर रुकी। अरशद कार से बाहर आए तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल रघुवीर का था। उसने कॉल पिक किया। दूसरी तरफ से रघुवीर ने जो कहा उसे सुन अरशद ने अपनी मुठ्ठियाँ खींच ली और गुस्से में एक एक शब्द चबाते हुए कहा, ठीक है, उस पर नजर रखो, मैं आ रहा हूँ। कहते हुए अरशद वापस से कार में बैठ गए। अनन्या बालकनी से ही यह सब देख रही थी। हर बार की तरह इस बार भी वो बस खामोशी से कार को बाहर जाता देखती रही। उसे नहीं पता था क्या हुआ है और ना ही उसे कोई कुछ बताने वाला है, इसलिए उसने इस बारे में ना सोचते हुए एक गहरी सांस लेकर अपने कमरे में वापस लौट आई। तभी उसका फ़ोन बजा। कॉल अरशद का था। कॉल रिसीव कर उसने अरशद से पूछा, तुम कब तक वापस आओगे? जवाब में अरशद ने कहा, तुम्हारे उठने से पहले वापस आ जाऊंगा। तो अनन्या ने कहा, ठीक है। तो अरशद ने कहा, जाकर डिनर कर लो, सोने से पहले मेडिसिन ले लेना। कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद अरशद ने फ़ोन रख दिया। दूसरी तरफ अग्रवाल हाउस में पुलिस की एक टीम का जमावड़ा लगा हुआ था। बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही थी। औरतें डरी हुई थी। लिविंग हॉल का सारा सामान बिखरा हुआ था। वहीं घर के मर्द पुलिस के सवालों का जवाब दे रहे थे। परिवार के छोटे बेटे विराट अग्रवाल कुछ देर पहले जो घर में हुआ उसकी आंखों देखा हाल पुलिस को बताते हुए कह रहे थे,
वो एक अजीब सी लड़की थी। उसका चेहरा जला हुआ था, जैसे किसी ने उसके चेहरे पर तेजाब डाला हो। नहीं, सिर्फ उसका चेहरा ही नहीं, चेहरे के साथ साथ उसकी गर्दन, उसका हाथ, कान सब जला हुआ था। उसकी आंखों में आग थी। वो बहुत डरावनी लग रही थी, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई हैवान हो। पुलिस ऑफिसर सारे बयान को रिकॉर्ड कर रहा था। विराट का बयान सुन उसकी हंसी निकल गई। विराट ने किडनैपर का जैसा हुलिया डिस्क्राइब किया था, वैसा इंसान हकीकत में मिलना किसी करिश्मे से कम नहीं होता। इंस्पेक्टर रजत ने कांस्टेबल की तरफ देखा। सॉरी सर। कांस्टेबल ने माफी मांगी तो इंस्पेक्टर रजत ने विराट को आगे बोलने को कहा। विराट ने आगे बताया, हमारा पूरा परिवार डिनर कर रहा था, बस बड़े भैया कमरे में थे। किसी को नहीं पता वो औरत कैसे उनके कमरे में पहुंची। हम तो भैया की चीख सुनकर कमरे में जा ही रहे थे कि तभी वो औरत उन्हें घसीटते हुए नीचे ले आई। उसके एक हाथ में हंटर था और दूसरे हाथ में वो बड़े भैया को खींच रही थी। इंस्पेक्टर रजत ने कहा, तो आप कहना चाहते हैं एक अकेले लड़की जिसका चेहरा, हाथ, कान, नाक सब जल चुका था, वो आपके भाई को आप सबके बीच से उठा कर ले गई और आप सब कुछ कर नहीं पाए। उनकी आवाज़ से पता चल रहा था उन्हें विराट की एक भी बात पर भरोसा नहीं हुआ था। विराट ने कहा, इंस्पेक्टर आपको क्या लगता है मैं मजाक कर रहा हूँ? मेरे घर की हालत देख रहे हैं आप। हम जब भैया को उससे छुड़ाने के लिए आगे बढ़े, लेकिन उसने हंटर का इस्तेमाल करते हुए घर की सभी सामान को हमारे ऊपर ही फेंकने लगी और विराट आगे कुछ कहता। इंस्पेक्टर रजत उसे रोकते हुए बोले, ठीक है मिस्टर विराट, आपको और कुछ बताने की जरूरत नहीं है। आगे की कार्रवाई के लिए हम बिल्डिंग के बाहर जाकर कैमरा चेक करना चाहेंगे। जी ठीक है, आप मेरे साथ आइए। विराट इंस्पेक्टर को सिक्योरिटी रूम में लेकर आया, लेकिन वहाँ की हालत पहले से ही खराब थी। पूरा कमरा बिखरा हुआ था, लैपटॉप, टीवी सब टूट चुके थे, वायर काटी गई थी। विराट यह सब देखकर हैरान था। तभी इंस्पेक्टर विराट ने पूछा, एक बात तो बताइए मिस्टर विराट, यह कमरा साउंड प्रूफ है या नहीं? विराट ने ना में जवाब दिया तो इंस्पेक्टर रजत नाराज लहजे में विराट से बोले, मिस्टर विराट, फिर तो हमें लगता है किसी ने आपके साथ प्रैंक किया है, या कहीं आप हमारे साथ प्रैंक तो नहीं कर रहे? आपने कहा पहली चीख आपने अपने भाई की उनके कमरे में से सुनी, वो लड़की भी अकेली थी। फिर यह सिक्योरिटी रूम डिस्ट्रॉय किसने किया? यह तो कोई खिड़की भी नहीं है, यह रूम डाइनिंग एरिया के पास है। याद करिए, डिनर से पहले आपको या आपके परिवार इस कमरे से कोई आवाज़ सुनी थी? विराट ने ना में जवाब दिया। इंस्पेक्टर रजत ने उपहास भरे लहजे में कहा, अजीब परिवार है आपका। एक औरत आपके पूरे परिवार के सामने से आपके भाई को लेकर चली गई और आप कुछ नहीं कर पाए। ऊपर से आपको यह भी नहीं पता इस रूम की यह दशा कैसे हुई। खैर, आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है उसके बिहाफ पर हम आपके भाई को ढूंढने की पूरी कोशिश करेंगे। इधर अग्रवाल परिवार में तनाव का माहौल था। वहीं दूसरी तरफ एक टैक्सी के बैक सीट पर अग्रवाल परिवार का बड़ा बेटा विनय को बांध कर रखा गया था। वही ड्राइव कर रही औरत बिल्कुल वैसी ही थी जैसा विराट ने इंस्पेक्टर रजत को बताया था। उसका चेहरा, गर्दन, कान पहले से ही जले हुए थे। वही स्टीयरिंग व्हील पर कसे उसके हाथों की दशा उसके चेहरे की तरह जली हुई लग रही थी। बैक सीट पर बंधे आदमी की उम्र 40 से ज्यादा थी। वो लगातार रोते बिलखते हुए उससे अपनी जान की भीख मांग रहा था। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे अपने साथ रखकर तुम्हें क्या मिलेगा? प्लीज मुझे जाने दो। मेरे परिवार को मेरी चिंता हो रही होगी। अब तक तो उन्होंने पुलिस को भी बुला लिया होगा। यह सुनते ही उसने एकदम से ब्रेक लगा दी। गुस्से से उसकी आंखें लाल पड़ गई थी। उसने पीछे विनय को देखा और गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, क्यों बे साले मुझे डरा रहा है? तुझे क्या लगा था मैं मर जाऊंगी, वापस नहीं आऊंगी? भूल गया मैं कौन हूँ? 3 साल हो गए ना? भूल गया होगा, मैं फिर से याद दिला दूंगी। लारा कौन है और क्या क्या कर सकती है? लारा की धमकी सुनकर विनय का गला सूख गया। वही लारा दोबारा से कार स्टार्ट करते हुए बोली, लारा का रुतबा उसके चाम से नहीं काम से था। अब बहुत हो गया चूहे बिल्ली का खेल। एक बार फिर फतह का झंडा लहराने के लिए वक्त आ गया है। जल्द ही लोगों के चेहरे पर लारा के नाम का डर दिखने को मिलेगा। कहकर वो जोर जोर से हंसने लगी। सड़क पर दौड़ रही गाड़ियों की भीड़ में कुछ कार ऐसी भी थी जो लारा के कार के पीछे बनी हुई थी। कार ने व्यूअर मिरर से फॉलो कर रही कार को देखा और खतरनाक तरीके से मुस्कुराते हुए बोली, अरशद सिंघानिया, इतनी आसानी से नहीं, इतनी आसानी से तो नहीं। अभी तो खेल शुरू हुआ है। यह तब तक खत्म नहीं होगा जब तक मैं तुम्हारा खात्मा ना कर दूं।